हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी भी रेगुलर जो है वो कंटिन्यू रख रहे होंगे। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले या अपना लेक्चर शुरू करने से पहले जो है वो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बार यही बात मैं दोहराता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, उसको समझें। जितना आप समझेंगे तो उतना ही जो है वो बेटर समझ में आएगा, उतना ही जल्दी याद भी उतर जाएगा। क्योंकि सुनने से देखने से बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर होती है। ये चीज़ मैं मानता हूँ, सुनने से और देखने से, जितना रीडिंग मारने से या रट्टा मारने से। तो यही कहा जाता है इसमें, साइंस का यही फंडामेंटल रूल है कि ध्यान से सुनो, ध्यान से स्टडी करो और उसके बाद में जो है वो आप अपने नोट्स क्रिएट करो। तो साइंस बहुत सिंपल हो जाती है, पूरी लैंग्वेज में ही मानते हैं। और बाकी सबकी अदर अदर अपनी अपनी साइकोलॉजी है, इसका जैसा रूटीन है वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है उस चीज़ को। बाकी मेरा अनुभव यही है कि समझना सबसे बढ़िया है। जितना आप समझोगे उस चीज़ को उतना ही आपको वो बेनिफिट देगा। ठीक है, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट जितने भी वीडियोस हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में मालूम नहीं है उनको भी जो है वो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ जो है वो अपन डिस्कस कर रहे थे, जो पीछे की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एटम के बारे में। एटम का जो है अपने डाल्टन सिद्धांत देख लिया था। उसके बाद में एटम की सामान्य संरचना देख रही थी कि सामान्य संरचना उसकी क्या है। उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मूल कण कौन कौन से हैं, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में जनरली इंफॉर्मेशन अपने ले ली थी। उसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे और साथ में इसमें अन्य और कौन कौन से बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मूल कण हैं, माना जाता है अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें जनरली कुछ पॉइंट हैं, जहां मैंने पिछला वीडियो खत्म किया था वहीं से है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है बेटा, आप उसको नोट करके राइट डाउन कर सकते हो, आपका एक तरीके से रिवीजन का हिस्सा भी है वो। इसमें ये कहा था कि जो परमाणु है, परमाणु का जो आकार है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार नाभिक के आकार की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10⁵ गुना बड़ा होता है। या इसे यूं भी कह सकता हूं मैं, 1,00,000 गुना बड़ा। और आप इसे अपनी भाषा में बेटा जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं मैंने जो लैंग्वेज लिखी है वही आपको दी हुई है। लैंग्वेज ये हो सकती है कि नाभिक का आकार, सेंटेंस उल्टा चेंज कर दिया जाए, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में 10⁵ गुना बड़े की जगह क्या हो जाएगा, छोटा होता है, या 1,00,000 गुना छोटा होता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना। दूसरा, सेकंड जो इसमें पूछा जाता है वो ये कि परमाणु जो अपने मूल कण है, उन मूल कणों में सबसे हल्का कण, मूल कण की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण, वही मूल कण की बात हो रही है। सबसे भारी कण कौन है, वो है मेरा न्यूट्रॉन। और सबसे अस्थायी कण वो भी कौन है, न्यूट्रॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन। ये सबसे अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन। अगली बात, जो मेरा न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था? इस न्यूट्रॉन को सबसे पहले बेरिलियम जो कण है, बेरिलियम जो तत्व है, कंपाउंड है, उसके द्वारा, सॉरी कंपाउंड तत्व, एलिमेंट्स जो है, उसके द्वारा जो है वो अल्फा कणों की उसके ऊपर बौछार की गई थी। और उस अल्फा कणों की जब बौछार उस बेरिलियम के ऊपर की गई तो वहां से मुझे जो है वो न्यूट्रलाइज, उदासीन एक कण प्राप्त हुआ, जिसे मैंने क्या कहा,
न्यूट्रॉन। ये कहां से प्राप्त हुआ था न्यूट्रॉन? बेरिलियम, बेरिलियम Be पर अल्फा कणों की बौछार के फलस्वरूप प्राप्त। जब इसके ऊपर जो है वो तेज अल्फा कणों की जब बौछार की गई थी तो उसके फलस्वरूप मुझे उदासीन कण प्राप्त हुए। वो उदासीन कण कहलाते हैं मेरे न्यूट्रॉन। तो यहां से इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। दूसरा एक ध्यान रखना है वो चीज क्या कि परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, नाभिक या न्यूक्लियॉन, नाभिक या न्यूक्लियॉन धनावेशित होता है। ठीक है, ये इसके कुछ जनरल पॉइंट थे जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल चीज है लेकिन अपनी इग्नोर भी कर देते हैं। डाउटफुल स्थिति हो जाती है यहाँ, जिसे कुछ आसान मानते हैं, कुछ यही चीज टिपिकल हो जाती है जब इसको इग्नोर कर दिया जाता है कि सबसे हल्का कण कौन सा है, सबसे भारी कण कौन सा है, सबसे अस्थायी कौन सा है। हल्का, भारी कण और अस्थायी कण, तो ये ज्यादातर यहाँ जो है वो डाउटफुल स्थिति क्रिएट होती है। दूसरा इसका एक चीज को ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन को कहां से प्राप्त किया गया था? न्यूट्रॉन को बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बहुत तेजी से बौछार की गई थी तो वहां से मुझे उदासीन कण प्राप्त हुए। उन उदासीन कणों को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इनके खोज के बारे में, इनके नामांकन के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इनमें से पूछे हुए भी हैं। ऐसी बात नहीं है पूछा हुआ नहीं है, इनमें एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। तो आप इसे फटाफट जो है वो नोट कर लें। कर लिया होगा। नेक्स्ट आप अगली रीडिंग डालो। अन्य महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण मूल कण, अन्य महत्वपूर्ण मूल कण। और अन्य महत्वपूर्ण मूल कणों में अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी, वो होगी पॉजिट्रॉन। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा, वो डालोगे पॉजिट्रॉन। अब ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं सारे के सारे, जितने भी चलेंगे वो सब थ्योरेटिकल हैं। यहाँ मैं यूं कह सकता हूँ कि ये रट्टा हमारा सारा पोर्शन, आप इसको जितना रटोगे उतना ही ज्यादा याद हो जाएगा। तो पॉजिट्रॉन की बात करूं, नंबर 1 फर्स्ट में पॉजिट्रॉन जो है ये एंडरसन द्वारा खोजा गया। इसकी खोज जो है वो एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रकृति का, इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रकृति का होता है। जबकि मान क्या होता है इसका? समान होता है। मान समान होगा लेकिन उसका नेचर जो है वो कैसा होगा? विपरीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, यह है इलेक्ट्रॉन का
प्रतिकण है, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। यह, इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। नेक्स्ट अगला, यह एक अस्थायी कण है। यह जो है वो एक अस्थायी कण है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कंपाउंड है। और इस अनस्टेबिलिटी के कारण ही जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करके, इस अस्थायी प्रकृति के कारण ही जो है यह कण इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग कर गामा किरणें, गामा किरणों को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? गामा किरणों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, जनरली बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो संयोग करके क्या बनाता है? गामा किरणें बनाता है। कहां से निकलती है गामा किरणें, किस तरीके से क्रिएट होती है, कहां उत्पन्न होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है। दूसरा, ये इसको किसने खोजा था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडरसन ने जो है वो इसकी खोज की थी। बाकी ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, इनकी प्रकृति स्टेबल नहीं है। तभी जो है वो माना जाता है कि परमाणु के अंदर 3 ही मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, उनकी वजह से ही जो है वो किसी भी परमाणु का क्या होता है? स्थायित्व होता है। अगर वो नहीं है तो उस परमाणु का स्थायित्व नहीं होगा, अगर उनमें से एक भी परसेंट नहीं है। और यहाँ जो है वो एक क्वेश्चन बेटा क्रिएट होता है, कभी अगर आपने सोचा हो कि अगर जैसे मेरी बात करूं या आप किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करो या किसी भी एनिमल्स की बात करो, किसी की भी बात करो आप, एनीवेयर जो भी है, प्लांट्स की बात कर लो, तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो अभी जो मेरी स्थिति है वो क्या है? स्टेबल है। लेकिन यहाँ से मेरी जो स्किन है, मेरी जो त्वचा है, यहाँ से मैं कुछ बाहर निकालता हूँ, कट करके बाहर निकालता हूँ, तो क्या उस अवस्था में और कट करने से पहले की अवस्था में कुछ अंतर होगा? अंतर होगा। जिस स्थिति में हूँ, पहले वाली स्थिति में, कट लगाने से पहले वाली स्थिति के अंदर, वो मेरी स्टेबल स्थिति है, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं है, जैसे हूँ उस स्थिति में रिलैक्स मूड में हूँ, बैठा हुआ हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही कट लगा के कुछ निकाला गया है या कट लगाया गया है तो मेरी बॉडी के अंदर कुछ हलचल होगी, वो स्थिति क्या हो गई? अनस्टेबल स्थिति। ठीक है। तो यही होता है कि जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर 3 कण है, उन 3 की वजह से वो स्टेबल है। लेकिन जब भी उसके अंदर कट लगाया जाएगा तो कट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या है? नाभिक में तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेकिन बाहर क्या है? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले स्किन आती है, उसके अंदर कुछ है जो भी है, तो बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो कट किस में लग रहा है? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो भी चीज होगी, आ रहा है तो माइनस हो गया, जा रहा है तो प्लस हो गया। ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें। तो जब ये चीजें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, अपनी जगह चेंज करता है, तो अनस्टेबल हो जाता है। और जब स्थायित्व है, जो चीज नॉर्मल है, तब वो स्थायी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, वो आता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात की जाए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा बेटा। ठीक है। तो ये तो थर्ड पोर्शन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। किसके लिए है ये? पॉजिट्रॉन के लिए। जहां मैंने मार्किंग की है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, वो आपको याद रखना है। अस्थायी सभी अस्थायी हैं जो आप जितने भी पढ़ेंगे। नेचर इसका ध्यान रखना है, किसका नेचर कैसे है? इसका नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रकृति का। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है। आवेश सेम होगा, आवेश का मान समान होता है, द्रव्यमान का मान वो समान होता है। इसका द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के समान होगा। तो जो मैं बात करता हूँ, ये कर रहा था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात की जाए, अगर आपने बहुत से देखा हो, सोचा हो कभी इस चीज के बारे में, और जिसको इसका आंसर आता है वो मुझे कमेंट्स कर सकता है इस चीज के
लिए कि सुटेबल आंसर, परफेक्ट आंसर ये इस क्वेश्चन का। मैं ये कह रहा हूँ कि परमाणु में जो है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो स्थायी है। लेकिन प्रकृति में एक तत्व ऐसा है, वो है हाइड्रोजन परमाणु। इस हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन एब्सेंट है। अब यही एक ऐसा एलिमेंट है प्रकृति में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन एब्सेंट है। बाकी सब में, इसको छोड़कर बाकी सब में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है किसी में तो वो क्या है, स्थायी है, वो कहलाता है स्थायी परमाणु। तो क्या वजह है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हाइड्रोजन स्थायी है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, जबकि उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है। परमाणु होने के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए उस चीज का होना जरूरी है। जब न्यूट्रॉन ही नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, तो फिर वो स्टेबल कैसे हो सकता है। कभी आपने अगर सोचा हो इस चीज के बारे में, जिसको इस चीज का आंसर आता है वो जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट कर सकता है, या जो मेरे नंबर हैं उन नंबर पे मुझे उसका आंसर फॉरवर्ड कर सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 190796000496। इन नंबर पे मुझे वो आंसर व्हाट्सअप भी सेंड कर सकता है जिसको आता है। ठीक है, इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे उस समय, कि क्या लॉजिक है इसका। जिसको आता है वो मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो वो अपना फर्स्ट कण हो गया आपका पॉजिट्रॉन। सेकंड, दूसरा डालो इसमें एंटी प्रोटीन। सेकंड, दूसरा है एंटी प्रोटॉन। नाम ही है एंटी यानी उल्टा, एंटी प्रोटॉन। इसका फर्स्ट पॉइंट यह है प्रोटॉन का, इसलिए वाला कौन था, इलेक्ट्रॉन का। यह है प्रोटॉन का, नाम ही है एंटी प्रोटॉन। यह प्रोटॉन का प्रतिकण है, उसका उल्टा है। जो नेचर प्रोटॉन का है उसका उल्टा। अगर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो इस पे क्या चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। सेकेंड, इसकी खोज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी खोज सेंगरे, इसकी खोज सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज सेंगरे नामक वैज्ञानिक ने की। अगला, अगली बात की जाए, इसका आवेश, इसका आवेश प्रोटॉन के विपरीत प्रकृति का। एंटीकण है तो आवेश भी क्या होगा, विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है। द्रव्यमान किसके समान होगा, प्रोटॉन के समान। द्रव्यमान समान होगा, आवेश जो है वो प्रोटॉन के विपरीत होगा। खोज किसने की, सेंगरे ने। ठीक है, ये जो है वो आपका किसके बारे में है, एंटी प्रोटॉन के बारे में। नेक्स्ट अगला, तीसरा आएगा एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन। अगला डालो एंटी न्यूट्रॉन, नंबर 3 एंटी न्यूट्रॉन। और एंटी न्यूट्रॉन का फर्स्ट पॉइंट लिखो, यह न्यूट्रॉन का प्रतिकण है। यह न्यूट्रॉन का प्रतिकण है। सेकंड,
इसकी खोज कॉर्क नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज कॉर्क नामक वैज्ञानिक ने की। अगला, आवेश की बात करें। अब प्रतिकण है तो इसका अर्थ ये नहीं है जीरो का उल्टा क्या होगा भाई, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, जीरो का उल्टा क्या होगा, कोई अर्थ नहीं है ना। जीरो का तात्पर्य जीरो ही है, जीरो प्लस माइनस में थोड़ी ना होता है। तो जो इसका आवेश होता है, आवेश शून्य होता है। इसका ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान न्यूट्रॉन के समान होता है। इसका जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के समान होता है। अगला, इसका चक्रण न्यूट्रॉन के विपरीत होता है। इसकी जो चक्रण की दिशा होगी वो न्यूट्रॉन के क्या होगी, बिल्कुल उलट, विपरीत। अगर न्यूट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या न्यूट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, एक दूसरे के विपरीत, उल्टे चलेंगे। ये आपका एंटी न्यूट्रॉन। अगला नंबर 4, लिख लिया होगा। अगला है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो नंबर 4। इसका फर्स्ट पॉइंट यह है आवेश रहित ऊर्जा कण है। यह है आवेश रहित ऊर्जा कण है। सेकंड पॉइंट, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। इसका द्रव्यमान जो है वो नगण्य होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट अगला है, इसकी खोज फर्मी नामक वैज्ञानिक ने की। ये इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान रखना। इसकी खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है, फर्मी को। ठीक है, ये है आपका न्यूट्रिनो। ये आवेश रहित है, द्रव्यमान इसका नगण्य है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी खोज। इसकी खोज जो है वो किसने की थी, फर्मी ने की थी। और इसमें साथ में आगे मिलते हैं यहाँ 5वां, वो है आपका मेसोन कण। मेसोन, इस कण की बात की जाए तो मेसोन कण है, इस मेसोन कण की खोज इसकी खोज जो युकावा नामक वैज्ञानिक है, उस युकावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। दूसरा, ये कण जो है वो नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए उत्तरदायी है। ये कण नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए
उत्तरदायी कण है। ठीक है, और इसका आखिरी जो नेचर है वो कि ये जो है वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। यह धनावेशित ऋणावेशित या उदासीन होता है या हो सकता है। धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है। होता है हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अपने पास 3 मूल कणों के अलावा ये 5 अस्थायी मूल कण भी हैं। सारे के सारे अनस्टेबल हैं। ये सबसे बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है इसके अंदर ये कि न्यूक्लियन को जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ न्यूक्लियॉन्स क्या, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं। जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है कौन? मैसोन का। खोज किसने की थी? यूकाओ। वैज्ञानिक तो आपको ध्यान रखने ही रखने का, वैज्ञानिक खोज पार्टिकुलर पूछ ली जाती है और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, कौन पूछेगा। बाकी जो रीट लेवल की एग्जाम्स होती हैं, अगर किसी बच्चे ने दी हैं तो उसको मालूम है कि पेपर का लेवल साइंस का किस तरीके से आता है, उसके क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आप बारीकी से रीट में क्या होता है, रीट वाली जो बच्चे प्रिपरेशन तैयारी करते हैं उसके अंदर ज़्यादातर वैज्ञानिक ही पूछ जाते हैं। आप साइकोलॉजी की बात कर लो तो उसके अंदर वैज्ञानिक कथन, ये फंडामेंटल डेफिनेशन दे दी, ये किसने डेफिनेशन दी थी, 4 वैज्ञानिक आपको मिले हुए। तो ये इनके साथ लागू होता है, यही अपने साइंस में लागू होता है। किसने किसको खोजा उस चीज़ को, अरे ये कौन पूछता है, नॉर्मल चीज़ें छोड़ो उसको, इसको कौन पूछेगा, सबको आता है। ये चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियन को बांधे रखने का काम जो है वो कौन करता है? वो करता है मैसोन का। ठीक है, इसका नेचर कैसा हो सकता है? धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने जो है वो अन्य फंडामेंटल्स पार्टिकल हैं किसी भी परमाणु के। इसके आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे।